नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम टॉपिक को डिस्कस करें। राष्ट्रीय आय में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियां हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जिसमें हमने आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि के बारे में जानकारी ले ली थी, है ना। अब हम आज के सेशन में जो बातचीत करेंगे वो राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। और अवधारणाओं में हमको क्या देखना है, तो मुख्यतः बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम एक देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा हम पढ़ते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कहते हैं शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। फिर हम तीसरा जो पढ़ते हैं वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम पढ़ते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर अगर हम आपसे बातचीत करें शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और सबसे लास्ट में हमारा होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय। इसको क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो हमको ये पांच कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, कितने? पांच कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। ये पांच कॉन्सेप्ट पढ़ने। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो एक हेडिंग बनाइएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए देखिए, ये समझने के लिए बड़ा आवश्यक है आप चार शब्द समझिएगा। इसको समझना है तो बस केवल चार शब्द अगर आप फोकस कर पाए तो चार शब्दों को समझकर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़िया से इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। चार शब्द वो क्या क्या है? पहला शब्द है एक वित्तीय वर्ष। पहला क्या है? वित्तीय वर्ष। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा टर्म है, हम कहेंगे देश की भौगोलिक सीमा के भीतर। देश की भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा। तीसरे टर्म के बारे में बातचीत करें, तीसरा अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। और चौथा जो टर्म है वो है नागरिक प्लस विदेशी। नागरिक प्लस विदेशी। क्या होगा डेफिनेशन? ध्यान समझना। अगर मैं आपसे बात करूं सकल घरेलू उत्पाद की, तो सामान्य भाषा में मैं आपसे कहूंगा एक वित्तीय वर्ष में एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा के भीतर कोई भी उत्पादन करे, चाहे तो नागरिक करे चाहे तो विदेशी करे, ध्यान सुनना, हमारे देश के भीतर कोई भी उत्पादन करे वो हमारा जीडीपी होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है नोएडा में सैमसंग की एक कंपनी है, मोबाइल बनाने का कारखाना, तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होंगे वो सब हमारी जीडीपी के हिस्से में आएंगे, समझे। वो सैमसंग की, सॉरी, कोरिया की, या हम बातचीत करें दक्षिण कोरिया की जीडीपी के हिस्से में नहीं आएंगे। और हमारे देश का नागरिक अगर बाहर काम करता है, जैसे आपके घर से, परिवार से बाहर लोग जाते हैं विदेशों में काम करने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कुवैत, कतर जाते हैं ना, तो भैया वो भी हमारे देश के उत्पाद में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भौगोलिक सीमा। जब एक व्यक्ति अमेरिका में प्रोडक्शन करेगा तो अमेरिका की भौगोलिक सीमा में होगा, जब एक व्यक्ति कुवैत में काम करेगा तो कुवैत की भौगोलिक सीमा में होगा। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा के भीतर, सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कहते हैं। यह उत्पादन देश के भीतर नागरिकों और विदेशियों द्वारा किया जाता है। नागरिकों और विदेशियों द्वारा किया जाता है। विदेशियों द्वारा किया जाता है। नागरिक इसका काम उत्पादन करते हैं और देश के जो बाहर के नागरिक आते हैं और भारत में प्रोडक्शन करते हैं वो भी। मतलब अगर हम इसकी फार्मूले की बातचीत करें तो एक सिंपल सा फार्मूला बनता है जीडीपी का, और क्या बनेगा? तो हम कहेंगे C प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम। मतलब क्या है? देश के भीतर का सामान बना, हमने कंजम्पशन करा, बचत हुई, निवेश की गई, सरकार को हमने टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। हमने देश के भीतर सामान बनाया, हमने बनाया और कहां बेच दिया? विदेशों में जुड़ गया। लेकिन किसी अन्य देश का सामान बना, हमने अपने यहां मंगाया, हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। मतलब इन शब्दों के बारे में बातचीत करें तो सी का मतलब होता है उपभोग, कंजम्पशन या उपभोग। आई का मतलब होता है निवेश या इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब होता है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, एक्स का मतलब होता है निर्यात और एम का मतलब होता है आयात। एम का मतलब क्या होता है? आयात। अब समझना, यहां पर प्रश्न उठता है कि सर देश की भौगोलिक सीमा से क्या तात्पर्य? तो देश की भौगोलिक सीमा का तात्पर्य, देश की भौगोलिक सीमा से तात्पर्य क्या है? तो हम कहेंगे देश की भौगोलिक सीमा से तात्पर्य क्या क्या है? तो हम कहेंगे देश की स्थलीय सीमा, जैसे भारत है तो भारत की एक स्थलीय सीमा है, सबको पता है। फिर हम कहेंगे दूसरा जलीय सीमा, जलीय सीमा। फिर हमारा वायुमंडल, भारत का क्या होगा? वायुमंडल, वो भारत की सीमा में आएगा। फिर यानी कि वायुमंडल का मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जिसमें इसरो वगैरह काम करता है, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो काम करता है, वो भी हमारे भौगोलिक सीमा में आएगा। इसके साथ साथ क्या आएगा? जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने किसी अन्य देश में क्या करके रखा है? अपना एक कमांड सेंटर खोल के रखा है। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हमारे देश के दूतावास अन्य देशों में स्थित है, जैसे भारत के दूतावास जो कहां पर स्थित हैं? जो अन्य देशों में स्थित हैं, देशों में स्थित हैं, अन्य देशों में स्थित हैं। ध्यान से समझना, जैसे अमेरिका में भारत का दूतावास, तो वो भारत की भौगोलिक सीमा आएगा। लेकिन फिर सर जो भारत में वो अमेरिका का दूतावास है तो वो हमारे यहां नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का दूतावास है, इसीलिए हम उसको अमेरिका की जीडीपी में शामिल करेंगे। आदि चीजें क्या होती हैं हमारे जीडीपी में? क्या होती हैं? ईटीसी आदि चीजें देखोगे तो ये हमारे जीडीपी में क्या होती है? शामिल होती है। भौगोलिक सीमा से ये तात्पर्य। ठीक, यही पर बातचीत करते हैं। दूसरा हमारा टर्म है शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसको क्या कहते हो? एनडीपी। चलिए देखते हैं ये क्या, एनडीपी क्या है। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करें, सामान्य अर्थ में समझ लो। जैसे मैं पढ़ाते समय इस पेन का यूज कर रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड, ये कैमरा, ये आपका कंप्यूटर, सब इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है कि ये पेन धीरे धीरे यूज करते करते समाप्त हो जाएगा, घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमको इसकी जगह दूसरा लाना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड भी एक समय में 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, 5 साल 6 साल में क्या कर देते हो? खराब कर देते हो, खत्म हो जाता है, नया लेना पड़ता है। उसी तरीके से हर वस्तु की एक जीवन है। जैसे आदमी का एक जीवन है कि आदमी औसत रूप से 70 वर्ष 80 वर्ष जिंदा रहे, उसी तरीके से हर वस्तु का एक जीवन काल। जैसे पंखा है तो पंखे का जीवन काल सरकार ने कहा 10 वर्ष है। आपका जो घर है, घर का जीवन काल का है 100 वर्ष है।
इस तरीके से हर वर्ष, अब ये कपड़ा क्या मैं जीवन भर पहन सकता हूं? नहीं, आपको पता है 2 साल 5 साल में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप उत्पादन की प्रक्रिया संचालित करते हो, जैसे खेती का काम कर रहे हो, चावल का प्रोडक्शन करना है, धान का प्रोडक्शन करना है, तो आप देखोगे ट्रैक्टर इस्तेमाल होगा और उसी में कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये सब इस्तेमाल होंगे। इनमें क्या होता है, क्षरण होता है। अब इस अगर क्षरण के मूल्य को, मूल्य ह्रास होता है, इन क्षरण के मूल्य को निकाल लें, निकालेंगे कैसे? तो वाणिज्य मंत्रालय इसका मूल्य बताता है। तो इसी क्षरण के मूल्य को निकाल देते हैं तो हमारा शुद्ध निवल घरेलू उत्पाद निकल के आता है। मतलब सामान्य भाषा में कहें तो हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में मूल्य ह्रास, इसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी की क्षति भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी की क्षति, पूंजी की क्षति, मूल्य ह्रास, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास या पूंजी की क्षति, डेप्रिसिएशन को निकाल देने पर, देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब अगर हम कहें तो आप कहोगे जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ये किसके बराबर होता है, एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ये बराबर होता है। ठीक है, चलिए इतना हो जाए तो आगे बताइए। अब ये पूंजी की क्षति या फिर हम कहें मूल्यह्रास, तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो मशीनें, उपकरण, संयंत्र इस्तेमाल होते हैं उनमें जो क्षरण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पूंजी की क्षति कहते हैं। मतलब अगर एक लाइन में लिखना है तो लिख लो, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त की गई मशीनें, संयंत्र, उपकरण में होने वाली क्षति को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या पूंजी की क्षति, मूल्यह्रास या पूंजी की क्षति कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान समझना, जीडीपी देश के भीतर जो भी उत्पादन हुआ उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य, एनडीपी, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को निकाल दिया, एनडीपी। 2 शब्द और सीखना है, क्या क्या? सबसे पहले समझिएगा, जीडीपी की गणना में केवल कारक आय को शामिल करते हैं। पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं कारक आय होता क्या है। जीडीपी की गणना में कारक आय को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं, हस्तांतरण आय को नहीं करते हैं, हस्तांतरण आय को नहीं, आय को नहीं, हस्तांतरण आय को नहीं। अब ये कारक आय और हस्तांतरण आय होता क्या है, इतना समझ में आ गया तो समझिए खत्म। तो कारक आय फैक्टर इनकम और दूसरा क्या है, हस्तांतरण आय या फिर ट्रांसफर्ड इनकम, हस्तांतरण आय या फिर क्या कहिए, ट्रांसफर इनकम। ये फैक्टर इनकम और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं ट्रांसफर्ड इनकम, चलिए देखते हैं। कारक आय का मतलब उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो आप साधन प्रयोग करते हैं उनको जो भी भुगतान किया जाता है उसको हम कारक आय कहते हैं। मतलब सामान्य सी भाषा में कहें, किसी काम के बदले प्रदान की गई जो धनराशि होती है उसको हम कहते हैं कारक आय। लिख लो, किसी काम के बदले, किसी काम के बदले प्रदान की गई धनराशि क्या कहलाती है? आप कहोगे सर कारक आय कहलाती है, कारक आय
कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले लोग क्या करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं, और जब ये पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं तो इसके लिए इनको वेतन दिया जाता है। कानून व्यवस्था जब बनी रहेगी तभी तो अच्छी तरीके से उत्पादन हो पाएगा। जैसे मैनेजर है, जैसे टीचर है, जैसे डॉक्टर है, इनको अपने अपने काम के बदले भुगतान किया जा रहा है। जैसे कोई मकान मालिक है तो मकान मालिक को रेंट का भुगतान, क्यों भाई, मकान उसने क्या किया, आपको रहने के लिए दिया, इसीलिए रेंट का भुगतान। तो इसका मतलब यह है कारक आय में क्या शामिल होता है, तो हम कहेंगे जैसे लैंड को जो भुगतान किया जाता है, लेबर को जो भुगतान किया जाता है, लेबर में सारे, चाहे आपके घर में काम करने वाला श्रमिक हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे तो जिलाधिकारी हो, चाहे तो कोई भी हो, ठीक है। फिर तीसरा कच्चा माल या कैपिटल का प्रोडक्शन करने वाला, और चौथा एंटरप्रेन्योर। ये तो इन चारों को जो भी भुगतान किया जाता है इसी का योग क्या होगा, कारक आय आएगा। और दूसरा इसमें कुछ भी कारक आय में शामिल नहीं होगा, समझे, दूसरा इसमें कारक आय नहीं होगा। क्लियर, यहीं पर थोड़ी सी बातचीत और समझिएगा। हस्तांतरण आय का मतलब जो बिना किसी काम के बदले व्यक्ति को भुगतान की जाती, जो बिना किसी कार्य के बदले व्यक्ति को भुगतान की जाती है, व्यक्ति को भुगतान की जाती है, क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं, आय कहते हैं। जैसे पेंशन, जैसे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, ये सब क्या बिना किसी काम के, क्या किसी काम के बिहाफ पर दिया जाता, नहीं, लेकिन बाकी चीजों को काम के बिहाफ पर भुगतान किया जाता। अब ध्यान समझना, ये जो कारक आय होता है यह द्विपक्षीय हस्तांतरण होता है, बाइलेटरल ट्रांजैक्शन होता है। द्विपक्षीय कैसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले आप जो काम पैसा दोगे वो क्या होगा, मैंने पढ़ाया इसलिए आपको क्या, आपने हमको पैसा दिया, तो क्या हो गया, द्विपक्षीय। आपके घर में मजदूर आया, आपका डोर बनाया, आपका घर बनाया, आपका बाथरूम बनाया, आपका बेडरूम तैयार किया, उसके बदले आपने क्या किया, उसको भुगतान किया, मतलब काम किया तो पैसा मिला, मतलब द्विपक्षीय हुआ। लेकिन जो हस्तांतरण आय होगा वो क्या होगा, एक पक्षीय हस्तांतरण होगा। कैसा, एक पक्षीय। सरकार दे रही छात्रों को, छात्रों से कैसा काम ले रही, कोई काम नहीं, स्कॉलरशिप मिल रहा। पेंशन क्यों, बिना किसी काम के सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, वो भी पैसा क्या है, बेसिकली इसी में आता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो जो कारक आय होती है उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, लेकिन आप देखोगे तो हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर हम आपसे बातचीत करें कारक आय में क्या शामिल होगा, रेंट को, मजदूरी को, मतलब वेतन को, है ना, इंटरेस्ट रेट को, और इसके साथ साथ प्रॉफिट, ये सब क्या होगा, ये इसमें शामिल होगा। लेकिन उस साइड में क्या आएगा, स्कॉलरशिप आएगा, पेंशन आएगा, विभिन्न सामाजिक सेवाओं पर जो सरकार खर्च करती है वो भी पैसा आएगा। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। चलिए आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, थोड़ी सी और बातचीत समझिएगा। जीडीपी के बारे में जब बातचीत करते हैं तो ध्यान समझना, जीडीपी के बारे में बेसिकली जीडीपी के संबंध में दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का, इसको सांकेतिक जीडीपी कहते हैं, और दूसरे को रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। क्या दोनों में कुछ अंतर होता है, बिल्कुल। बैकग्राउंड समझ लीजिएगा, फिर एक क्लास इसको लगेगा, कम से कम 20 मिनट इसको समझाने में लगेगा, और वो हम अगली क्लास में बताएंगे। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब, जब आप क्या करते हो, जब वर्तमान वित्त वर्ष के कीमतों के अनुसार, वर्तमान कीमतों के अनुसार आप जीडीपी की गणना करते हो, जीडीपी की गणना करते हो, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप नॉमिनल जीडीपी कहते हो। जैसे 2025-26 चल रहा है, अब 2025-26 में जो भी उत्पादन हुआ उसको आज की कीमत पर, वर्तमान वर्ष की कीमत पर कैलकुलेट करोगे तो नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब वर्तमान जीडीपी को क्या करते हो, वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद को आधार वर्ष की कीमतों पर क्या करते हैं, आधार वर्ष की कीमतों पर गणना करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रियल जीडीपी, आधार वर्ष।
आधार वर्ष क्या है, तो हम कहेंगे वर्तमान समय में आधार वर्ष 2011-12 कौन था, 2011-12। अब ये होता क्या है, सामान्य सी भाषा में कहेंगे एक ऐसा वर्ष जिसमें उत्पादन सामान्य होता है, ना कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ती है ना बहुत तेजी के साथ कम होती है, मानसून अच्छा रहता है, महामारियों का अटैक नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं आएगी, कुल मिलाकर कहें सप्लाई उत्पादन या हम बातचीत करें मांग के अनुरूप होता है, मांग के अनुरूप उत्पादन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या कीमतें कांस्टेंट बनी। तो जब आप वर्तमान जीडीपी की गणना आधार वर्ष के अनुरूप करोगे तो आप उसको क्या करोगे, रियल जीडीपी, मतलब इसमें आप इन्फ्लेशन को क्या करोगे, मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करोगे। हम इसको अगले सेशन में डिटेल कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जीके जीएस बाई सुधांशु सर। थोड़ी सी बातचीत करें अगर, तो थोड़ी सी बातचीत करें, आप जिन भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो के लिंक को, है ना। इसके साथ साथ जिन भी आपके दोस्त का व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, वहां पर भी आप चैनल को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इस पर भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। और अपने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार सबको।